हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के दिन निफ्टी ने करीब 350 पॉइंट्स का लॉस दिया और ये अप्रैल 30 के बाद अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो सबसे बड़ी गिरावट थी और आज फिर निफ्टी ने करीब 200 पॉइंट्स की गिरावट दे दी। तो पिछले 9 दिनों में निफ्टी ने करीब 800 पॉइंट्स को लूज कर दिया है और कल फिर दो बड़ी डेवलपमेंट हुई मार्केट में। पहला तो यह हुआ कि आरबीआई ने यह अनाउंसमेंट किया है कि वो बैंकिंग सिस्टम से एक्सेस लिक्विडिटी को ड्रेन आउट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि वो रिवर्स रेपो रेट को आने वाले कुछ हफ्तों में बढ़ाएंगे। तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, इसको क्यों किया जा रहा है? इसको इसलिए किया जा रहा है ताकि बैंक के पास कम लिक्विडिटी हो जिसे वो अपने प्रॉफिट्स कमाने के लिए या लोन देने के लिए इस्तेमाल करे। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंकों से कर्जा लेता है। जी हां, बैंक भी आरबीआई से कर्जा लेते हैं और आरबीआई भी बैंक से कर्जा लेता है। लेकिन भला आरबीआई बैंकों से कर्जा क्यों लेगा? तो ये टूल होता है बैंकों के कैश फ्लो को मैनेज करने का। तो जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा तो बैंक लालच में आकर अपना पैसा आरबीआई को कर्जे में देंगे। जैसे कि अगर एफडी का रेट बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होते हैं बैंकों में जाकर एफडी खुलवाने में। उसी तरीके से जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के पास रखेंगे ताकि सेफ्टी के साथ उन्हें प्रॉफिट मिले। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनके पास जो कैश फ्लो है, जो कैश रखा हुआ है उनके पास, वो कम हो जाएगा। वो कम होने से वो कम लोन देंगे। अब आरबीआई क्यों चाहता है कि बैंकों के पास कैश कम हो, कैश फ्लो कम हो? क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा बाजार में घूमता है उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई एक बहुत अमीर आदमी आके कहता है कि भाई जिसको जितना पैसा चाहिए आप हमारे यहाँ से ले जाइए। तो उसका परिणाम क्या होगा कि आपके मोहल्ले के जो दुकान वाले होंगे वो भी अपना सामान का रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यहाँ पे तो फ्री के पैसे बढ़ रहे हैं तो हम सस्ता क्यों बेचें। और आपके पास जब फ्री का पैसा आएगा, सस्ता पैसा आएगा, तो आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो ओवरऑल एक्सेस लिक्विडिटी का जो इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन या महंगाई पे बहुत ज़्यादा होता है। और आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। और जब महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो पूरी की पूरी इकॉनमी को डिरेल कर देती है। तो अगर आप इकॉनमी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, पास्ट में जाएंगे, तो ऐसी बहुत सी कंट्रियां हैं जिनको महंगाई और इन्फ्लेशन ने उनकी इकॉनमी को बर्बाद कर दिया। और यही कारण है कि इसी के एंटिसिपेशन में पिछले कई दिनों से बैंकिंग स्टॉक्स में अचानक से सेलिंग शुरू हो गई। और उससे पहले आपने जरूर देखा होगा कि बैंकों में बहुत अच्छी रैली हो रही थी। दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था कि यूबीएस और नोमुरा ने ऑलरेडी इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है। उसी श्रृंखला में आज एक नया इंस्टीट्यूशन आ गया, मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने भी इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है। तो ये सब रीजंस की वजह से हम लगातार बाजार में सेलिंग का देख रहे हैं। वो तो शुक्र हो डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स का जिन्होंने थोड़ी बहुत खरीदारी की, क्योंकि एफआईआईज तो फुल फ्लेजेड सेलिंग मोड में आ गए हैं। और पिछले 5 दिन का अगर आप डेटा देखें तो करीब 15,000 करोड़ 14,800 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने की और उनको थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स ने सपोर्ट दिया। तो म्यूचुअल फंड ने 5 डेज में नेट बायर हैं, उन्होंने करीब 4,800 करोड़ की बाइंग की। लेकिन एफआईआईज ने उनसे कई गुना ज्यादा की सेलिंग की, जिसकी इंपैक्ट बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। अब आइए बात करते हैं कि आगे का डायरेक्शन क्या होगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम डेटा, खास करके ऑप्शंस डेटा में देख रहे हैं कि निफ्टी तो एक आध दिन में संभल जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रेशर बना रहेगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू होने के चांसेस हैं, जो कि निफ्टी में प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन उम्मीद है कि निफ्टी के ज़्यादातर स्टॉक, स्पेशली नॉन बैंकिंग स्टॉक्स, निफ्टी को कुछ हद तक संभालने में सफल होंगे। तो
तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात। अब अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी हमें बहुत ज़्यादा चूजी बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। अब हमें लगता है कि वो दिन लद गए जब हर एरू गैरू नथु खैरू स्टॉक जो है दौड़ रहा था। वो ज़माना शायद अब ख़त्म होने को आ रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल इस टाइम पे रहना चाहिए और सोच समझ के अपने स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब आइए दोस्तों बात करते हैं आईपीओ सेक्शन की। तो आइए मैं आईपीओ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो आइए सबसे पहले नायका के बारे में बात करते हैं। नायका के बारे में हमने कल के वीडियो में भी बात की थी। तो इशू खुल चुका है और इसमें करीब 1.7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। लेकिन रिटेल का जो है सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन अभी दिख रही है 2.6 टाइम्स, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो पोर्शन है उसमें करीब 0.4 टाइम्स, यानी कि अभी पूरा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, अंडर सब्सक्राइब हुआ है। और उसी तरीके से एचएनआई में भी हमें 0.3 टाइम्स, यानी कि वो भी अंडर सब्सक्राइब है। लेकिन इशू 1 नवंबर तक है। तो हमें देखना है कि आने वाले दिनों में एचएनआईज और क्यूआईपी का कैसा रिएक्शन होता है। हो सकता है वो स्लॉग ओवर्स में ज्यादा बैटिंग करे, लेकिन फिलहाल रिटेल में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखता है नायका को लेने के लिए। अगर नायका के रेवेन्यूज को देखें तो 2440 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया है और उसमें थोड़ा बहुत करीब 60-70 करोड़ का प्रॉफिट भी शो किया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उन्होंने 30% ग्रोथ दिखाया है अपने रेवेन्यूज में। तो सॉलिड बिजनेस मॉडल है, लॉयल कस्टमर बेस है, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ये अच्छी दिखती है। हाँ, ये बात जरूर है कि इशू जो है महंगा है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन आप मुझे रिसेंट कुछ सालों में आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा आईपीओ है जो अच्छा है और जो सस्ता है। तो अच्छी चीज के ज्यादा पैसे लोग मांगते हैं, क्योंकि आज के जमाने में कोई कुछ भी फ्री का नहीं देना चाहता। एक जमाना था जहां पर आईपीओ थोड़ा इशू के प्राइस को सस्ता रखते थे ताकि उन्हें लगता था कि रिटेल वाले भी 4 पैसे बना लें। लेकिन आज वो दौर आ गया है कि कोई किसी के लिए 5 पैसा भी देने को तैयार नहीं है। अब आइए पेटीएम की बात करते हैं। तो पेटीएम जो है एक बहुत बड़ा इशू लेकर आ रहा है और आज की डेट में अगर आप देखें तो इसे मोस्ट वैल्यूड यूनिकॉर्न इंडिया का कहा जा रहा है और इसकी वैल्यू जो है की गई है $20 बिलियन, जो कि अब तक की शायद किसी भी स्टार्टअप की फ्लिपकार्ट के बाद सबसे ज्यादा वैल्यूएशन है। अगर हम इसके आईपीओ साइज की बात करें तो 18,300 करोड़ का इसका आईपीओ साइज है और करीब 2000 करोड़ बढ़ाया गया था। पहले ये करीब 16,000 करोड़ का शायद आईपीओ था। अगर आप इसके परफॉर्मेंस को देखें तो यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसा कि मैं कहता हूं दोस्तों, ज़्यादातर स्टार्टअप्स अगले 8-10 सालों तक जो है लॉस में रहती हैं। इनफैक्ट जो पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर, उन्होंने कह दिया है कि आने वाले सालों में भी हो सकता है पेटीएम लॉस में रहे। तो स्टार्टअप्स में प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर नहीं देखा जाता है 8-10 सालों तक। तो Q2 अगर इस साल के Q2 यानी कि जो जून क्वार्टर है उसका अगर हम देखें तो उसमें 381 करोड़ का लॉस दिया है और यही क्वार्टर अगर हम पिछले साल में देखें तो उन्होंने करीब 284 करोड़ का लॉस दिया है। तो लॉसेस जो है इनके बड़े हैं। वहीं अगर हम फुल ईयर का देखें तो फुल ईयर में पिछले साल उन्होंने करीब 2600 करोड़ का लॉस दिया था और इस साल उन्होंने लॉसेस को कम किए हैं करीब 1600 करोड़ का। तो एनुअल देखे, क्वार्टरली देखे, कंपनी जो है वो लॉस में ही चल रही है फिलहाल। अगर हम इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो वहां पे देखिए पिछले साल इन्होंने करीब 3820 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था और वहीं इस साल इन्होंने 2800 करोड़ का, तो 26% की गिरावट उनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल्स अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा कोई एनकरेजिंग साइन नहीं है। अगर आप उसके यूजर बेस को देखें तो ये है उसका यूजर बेस। यूजर बेस में आप देखिए कि कॉन्स्टेंटली उसमें राइज हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत स्टीप राइज नहीं है, लेकिन इतने बड़े वॉल्यूम पे अगर आप देखिए तो यूजर बेस उनका बढ़ रहा है, रिटेल यूजर बेस भी बढ़ रहा है और मर्चेंट यूजर बेस भी बढ़ रहा है। तो ये फिगर्स जो है मिलियंस में है। तो FY18 में
200 मिलियन था और 4 सालों में उन्होंने लगभग डबल कर लिया है अपना यूजर बेस। तो अगर इस पैरामीटर पे देखें तो पेटीएम इज डूइंग रियली वेल। और स्टार्टअप्स को जो इवैल्यूएट करने का यही तरीका होता है कि हमें देखना चाहिए कि वो कंपनी कितने यूजर्स को अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एनकरेज कर रही है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है बाद में आ जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फेसबुक। जब फेसबुक का आईपीओ आया था, लोगों ने यही कंसर्न किया था कि भाई कैसे प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट का कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। लेकिन सूनर और लेटर वो बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो गया है। तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप्स को हमें इस बेसिस पर ही इवैल्यूएट करना चाहिए कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज, आपके ऐप्स को यूज कर रहे हैं। तो पेमेंट, प्रॉफिट, ये सब आने वाले सालों में सब हो जाता है ज्यादातर केसों में। हाँ, कुछ केस में नहीं भी हो पाता है। तो कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि वो लेने में रिस्क होगा, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में बाजार ने बड़ी गिरावट दी तो हो सकता है लिस्टिंग भी नीचे की तरफ हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सिर्फ लिस्टिंग गेन को ध्यान में रखकर इसमें शायद पोजीशन बनाना एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म डिजिटल पेमेंट सेक्टर पे बेट करना चाहते हैं तो दैट वुड बी ए गुड स्ट्रेटजी, और ये सोचकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये जो पेटीएम के शेयर्स सेल किए जा रहे हैं, इसमें से 50% जो ऑफर फॉर सेल है उसका जो पैसा आएगा वो चाइनीज इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल और अलीबाबा के पास जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अंदर तक चाइनीज हमारे घुस चुके हैं, और इस पे जरूर एक बार सोचिएगा। अब आइए दोस्तों अगले सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं, बुल ट्रैक बोलो। तो हमारे एक व्यूअर है दारा प्रशांत फ्रॉम ओस्लो, उन्होंने एक हमसे क्वेश्चन पूछा है और उनके क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला वो कहते हैं कि जब भी अर्निंग सीजन आती है तो एफआईआईज सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद सेलिंग के बावजूद उसके बाद फिर उस स्टॉक के प्राइसेस चढ़ जाते हैं। ये तो उनका पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या अब सेक्युलर बुल रन खत्म हो गया है, क्या अब हमें उस तरीके से स्टॉक मार्केट में ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो आइए पहले उनके एफआईआईज के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए एफआईआईज कैसे सेल करते हैं इसे थोड़ा हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए स्टॉक प्राइस यहां पे एफआईआईज ने एंट्री की और इस लेवल पर स्टॉक प्राइस आ गया, और यहां पर एफआईआईज को सेल करना है। तो वो यहां पर सेल नहीं करेंगे, वो स्टॉक को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे। और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनकी शॉर्ट टर्म की पोजीशंस भी होती है, उनकी लॉन्ग टर्म की पोजीशंस भी होती है। वो ट्रेडिंग भी करते हैं, वो इन्वेस्टिंग भी करते हैं, जबकि डीआईआई जो है ज्यादातर इन्वेस्टिंग ही करते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है, और वो लॉन्ग भी करते हैं, शॉर्ट भी करते हैं। तो वो शॉर्ट टर्म में उनके पास इतना कैपिटल होता है और ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं कि वो शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस को अपने पैसे का यूज करके बढ़ा सकते हैं। तो जब ये राइज होता है और यहां पर रिटेल बाय करने को तैयार होता है, तब वो अपनी पोजीशंस को कंफर्टेबली सेल करते हैं। लेकिन वो कोई 1000, 2000, लाख, 2 लाख के तो सेलिंग करते नहीं है, वो करोड़ों में करते हैं। तो करोड़ों में जब करते हैं तो यहां पर तब जाके उन्हें ये प्राइस मिलता है अपने सेल प्राइस का। तो ज्यादातर एफआईआईज की यही स्ट्रैटेजी होती है। तो इसीलिए जब भी कोई स्टॉक में अच्छी न्यूज आती है तो वो उसका इस्तेमाल करके वो उसे निकलते हैं। तो इसके बाद यहां पर कई रिटेल वालों को लगता है कि वैल्यू मिल गई, अरे स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो वो यहां पे दोबारा एंट्री करते हैं, और कई दफे म्यूचुअल फंड्स वाले भी यहां पर एंट्री करते हैं, तो स्टॉक वापस से ऊपर चढ़ जाता है। तो जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर स्टॉक को सेल करता है तो वो अच्छी न्यूज का इस्तेमाल करता है और उसको करके निकलता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक के इतने बढ़िया रिजल्ट आए और स्टॉक 10% ऊपर की सर्किट लगाया, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, बैंक के स्टॉक्स में और आईसीआईसीआई बैंक में भी करेक्शन शुरू हो रहा है। अब आइए उनके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या यहां से अब मार्केट फ्रेश हाइस को नहीं टच करेगा। देखिए दोस्तों, इंडेक्स मैनेजमेंट तो होता आया है, होता रहेगा। अगर सारे इंस्टीट्यूशन तुल जाए कि हम निफ्टी के सिर्फ जो टॉप 10 कंपनीज को खरीदना शुरू करेंगे तो यहां से हो सकता है निफ्टी और भी 20, 25, 30% बढ़ जाएगा। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप 5000 स्टॉक्स में से सिर्फ 10-15 स्टॉक को भी खरीदकर बाजार को बढ़ा सकते हैं।
तो इंडेक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो सेक्युलर बुल रन का जो टाइम चल रहा था वो शायद अब खत्म होने जा रहा है, जैसा कि मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको समझाया। देखिए बुल रन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। बुल रन का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हर बुल रन में एक थीम होती है और यानी कि एक सेक्टर होता है जो बुल रन को ड्राइव करता है। आप कोई भी बुल रन को उठा के देख लीजिए, हर बुल रन को हम एक सेक्टर या थीम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल 2000 का जो बुल रन था उसे हम टेक बुल रन के नाम से जानते थे। जो 2005, 6, 7 का बुल रन था उसे हम रियल एस्टेट के बुल रन के नाम से जानते थे। तो हर बुल रन में एक थीम होती है और इस वक्त कोई थीम ऐसी नहीं दिख रही। हाँ, अगर 3-4 महीनों में हमें एक ऐसा सेक्टर, ऐसी थीम दिखती है जो एक हाई ग्रोथ थीम हो तो बेशक ये बुल रन कंटिन्यू हो सकता है। अब आप इसे बुल रन कहेंगे या नहीं कहेंगे, इस पे भी एक डिबेट है और मैं आपके साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूं। अगर जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी अगर कोविड से पहले का आप टाइम ले तो करीब वो था 12,500 पे और यहां से उसने 7,500 का लो लगाया और वहां से उसने 18,500 का हाई लगाया। तो अगर आप इसे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं 12,500 को, यानी कोविड आने से एक महीने पहले के लेवल्स को मानते हैं, तो आपके निफ्टी ने 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। और अगर आप इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, लो जो कोविड के टाइम पे बाजार क्रैश हुआ था, तो इसने 43% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। तो डिपेंड करता है कि आपने एंट्री कहां ली। अगर आपने एंट्री यहां ली तो आपको एनुअल 17% का रिटर्न दिया, तो मैं इसे बुल रन तो नहीं कह सकता। अगर आपने यहां पर एंट्री ली तो बेशक आपने 43% का एनुअलाइज्ड गेन किया है और यू आर इन अ बुल रन। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। अगर आप भी कोई क्वेरी है, आप भी कुछ हमसे जानना चाहते हैं, तो बुल ट्रैक बोलो कि टैग करके कमेंट सेक्शन पे अपनी क्वेरीज को लिखिए और अगर हमें आपकी क्वेरी पसंद आई तो हम वीडियो में आपकी क्वेरीज के बारे में बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आपको रिस्पॉन्ड करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।